मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलों का हो रहा है निर्माण। कनाडा में G7 समिट की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। पीएम ने कहा, वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत ने तेहरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी की जारी। छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में की जा रही है मदद। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित जेपीसी की बैठक को किया संबोधित। कहा, इसके लागू होने से संसाधनों की बचत के साथ देश के विकास को मिलेगी और गति। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम के मानेसर में आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये मारुति कार प्लांट से पातली तक 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इससे लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को गति मिलेगी। इस मौके पर मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मारुति सुजुकी के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि इस टर्मिनल के बनने से लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में कार्गो व रेल के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। अमृत स्टेशन बनाकर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की विकास गाथा के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। अब न केवल मानेसर बल्कि देश के 380 शहरों तक कार पहुंचाना सुलभ होगा। इसके अलावा निर्यात किए जाने वाले वाहनों को मुंद्रा पोर्ट तक सीधे पहुंचाया जा सकेगा। ये हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ने का काम करेगा। उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है। एक नए स्वर्णिम अध्याय का यह शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का, जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। इस कार्गो टर्मिनल के निर्माण से मानेसर के साथ साथ फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाके भी लाभान्वित होंगे। इसके शुरू होने से सड़क पर भी भारी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे सड़क यातायात में भी सुधार होगा। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कैलगरी पहुंच गए हैं, जहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री ने कनाडा के कैलगरी पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी कनेक्सस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में भी शामिल होंगे। इस दौरान कैनेडियाई समकक्ष मार्कनी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यह छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 देशों और अन्य देशों वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ पीएम वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवनिवेश को लेकर विचार साझा करेंगे। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने अंबाला चंडीगढ़ के मध्य मेट्रो ट्रेन चलाने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से गत दिनों में मुलाकात कर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित है, जो कि हरियाणा पंजाब की राजधानी है। यहाँ कामकाज व व्यापार के लिए रोजाना हरियाणा और पंजाब से लोग आते जाते हैं, मगर चंडीगढ़ जाने के लिए एकमात्र सड़क पर भारी यातायात रहता है और कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। इसलिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के विकास के लिए यहाँ मेट्रो रेल जरूरी है और इसलिए उन्होंने गत दिनों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिलना देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान है। यहाँ पर मेट्रो चलवाएं और उन्होंने मेरी काफ़ी लंबी वार्ता हुई है कि किस रूट से जाएगी, कहाँ कहाँ कवर करेंगे। इसमें ये भी विचार आ रहा है कि जो मोहाली का एयरपोर्ट है उसको भी कवर किया जाए। इसकी नींव डल चुकी है, इसका फाइलें शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान देना ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा की अदालत में पेशी को कांग्रेस द्वारा इसे राजनीति से जोड़ने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस किसी योजनाबद्ध तरीके से इन संस्थाओं को ध्वस्त करना चाहती है, जबकि किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए ये संस्थाएं ताकत होती हैं। देखिए, कांग्रेस का तो देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भरोसा नहीं है और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से इनको ध्वस्त करना चाहती है और किसी भी प्रजातांत्रिक देश की ये ताकत होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में हमेशा तानाशाही रही है। उनके दिमाग में प्रजातंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है, हमेशा तानाशाही रही है, इमरजेंसी लगाई। और आपको पता है कि देश में 192 बार धारा 356 लगी है, यानी विधिवत चुनी हुई सरकारों को भंग किया गया और उसमें से अधिकतर कांग्रेस ने लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप पॉलिसी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आज जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय में हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि छात्र प्रतिनिधियों संघ राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्हें विश्वास है कि राज्यपाल इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को माना जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ज्यादा लोग जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड पदों पर थे, जिन्होंने ये हमला किया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का इशू है वो बहाल हो। और तीसरा प्रमुख इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज पूरे प्रदेश के अंदर,
वो मुद्दा है कि वाइस चांसलर जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके दिशा निर्देश पर ये तमाम चीजें हुई, उन पर सख्त कार्रवाई हो। गवर्नर साहब ने हमारी तमाम बातों को सुना और इस बात से सहमति जताई। आपको इस बात को जानकर के आज स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई। जो कार्रवाई वहां पर वीसी साहब और वीसी साहब के इशारे पर हुई है वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वीसी साहब और तमाम लोग जिन लोगों के इशारे पर यह घटना घटी है उन पर कार्रवाई होगी। वहीं एचयू के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मामले में छात्रों से बातचीत के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने कार्य शुरू कर दिया है। कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि छात्रों से बातचीत जारी है और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। उम्मीद है जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल का प्रबंधन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में कल हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विस्तृत रणनीति बनाने के साथ साथ इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई। इस योजना के तहत 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों के यूल स्टेशन एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से यह प्रतिबंध NCR के शेष जिलों में भी लागू रहेगा। इससे लागू करने के लिए सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है कि आगे से केवल CNG या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा को ही बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर 1 नवंबर 2025 से केवल BS6 अनुपालन वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों समेत किसी भी गैर अनुरूपता वाले माल वाहन को 31 अक्टूबर 2026 के बाद शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर के अंत तक 382 BS6 बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। वहीं प्रदेश में निर्माण और विध्वंस, मलबे के प्रबंधन और सड़क के धूल उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में 10 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य सचिव ने 2028 की निर्धारित समय सीमा की बजाय 2026 तक ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट्स ब्रिकेट्स की 50% अनिवार्य को फायरिंग के लक्ष्य को हासिल करने का भी आह्वान किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने तेहरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। वर्तमान हालात को देखते हुए ही भारत ने अपने सभी नागरिकों को तेहरान से बाहर जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेहरान में भारतीय छात्रों को शहर से निकाल लिया गया है और कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया की सीमा के रास्ते देश छोड़ने में सहायता की गई है। इजराइल ईरान संघर्ष के 5वें दिन में प्रवेश करने के साथ ही दोनों देशों के बीच शत्रुता बढ़ती जा रही है। ईरान की ओर से कई मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, जिससे हाइफा और उत्तरी इजराइल तथा कब्जे वाले गोलान हाइट्स के दर्जनों अन्य शहरों और समुदायों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इसकी पुष्टि इजरायली सेना ने की है। भारतीय दूतावास ने निकासी प्रक्रिया में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर +98 901 44557 +98 91 281 09115 +98 91 281 09109 भी जारी किए। ये घटना इजराइल द्वारा लोगों को दी गई चेतावनी की पृष्ठभूमि में भी हुई है, जिसमें उन्हें मध्य तेहरान को खाली करने की सलाह दी गई है, जो ईरान पर उसके सैन्य हमले में संभावित वृद्धि का संकेत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल न्यू चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सशक्त और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हरियाणा सरकार इस पहल का सैद्धांतिक समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सांसद PP चौधरी सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। साथ ही इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से लोकतंत्र में बड़ा सुधार होने वाला है। बार बार चुनाव कराए जाने से विकास कार्य बाधित होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी चुनावों में व्यस्त हो जाती है और आम जन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए बताया कि बीते एक वर्ष में हरियाणा ने 3 बड़े चुनावों का सामना किया। इनमें मार्च लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव हुए। इन सभी चुनावों की आचार संहिता के चलते राज्य में विकास कार्यों की गति प्रभावित रही। सिर्फ यही नहीं, चुनावों पर भी होने वाला व्यय भी अत्यधिक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि जनता की भी भावना है कि चुनाव एक साथ हों ताकि समय और धन की बर्बादी रुके। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर सभी को एक मत से समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव से मतदाताओं का रुझान भी कम हो जाता है, जिससे मतदान प्रतिशतता प्रभावित होती है। यदि चुनाव 5 वर्षों में एक बार होंगे तो मतदाताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। इससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा और जन भागीदारी बढ़ेगी। रेल मंत्रालय ने अब तत्काल टिकटिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC वेबसाइट से मिलेगी और जल्द ही ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तत्काल टिकट यात्रियों को देने जा रही है नया तोहफा। अब तत्काल टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप पर ही बुक होंगे। बुकिंग आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन वाले उपभोक्ता ही कर सकेंगे। 15 जुलाई 2025 से आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। 1 जुलाई 2025 से ये संशोधन लागू होगा। रेलवे ने तत्काल की व्यवस्था शुरू की थी। उस व्यवस्था में यही कोशिश थी कि अचानक कभी किसी को अपने घर जाना पड़े तो रेलवे ने थोड़े से महंगी कीमत पर एक टिकट की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक इस व्यवस्था में जो यात्री है उसका ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं लाया गया था। सामान्य टिकट में अभी भी नहीं लाया जा रहा है। लेकिन जब आपको विशेष रूप से अचानक, जब काफी मांग है, तब अचानक अगर टिकट बुक करना हो तो सिर्फ सही और जेन्युइन यात्री ही बुक कर सके। इसके लिए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा सुधार किया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट जो है वो IRCTC के वेबसाइट पर या ऐप पर जब बुक किया जाएगा तो उसके लिए OTP ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही हम लोग महत्व देंगे। कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग केवल OTP ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही संभव होगी। OTP उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। यह व्यवस्था भी 15 जुलाई 2025 से लागू होगी। तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में आम उपभोक्ताओं का समय बढ़ाया गया है। मसलन अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि एजेंट 10:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। गैर वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग 11 बजे शुरू होगी और एजेंट्स 11:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। अब जो नया नियम लागू किया गया है उसके तहत 10 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक AC क्लास का जो तत्काल बुकिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के अकाउंट से ही होगा। किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह से नॉन AC क्लास में 11 बजे से तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रारंभ होगी और 11 बजे से 11:30 तक किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में तत्काल बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर आम यात्रियों के सफर को आसान बनाने का फैसला लिया है। साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम से एजेंट्स के समय में कमी कर आम जनता को अधिक से अधिक यात्रा का लाभ दिलाने का फैसला किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के जैसलमेर में BSF के जवानों ने योग किया। BSF के जवानों ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जवानों, अधिकारियों और आम लोगों के बीच योग से शारीरिक और मानसिक लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। वहीं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी के नमो घाट पर कई लोगों ने योगाभ्यास सत्र में भाग लिया। लोग प्रत्येक दिन योगाभ्यास कर रहे हैं। पानी में योग करने इन लोगों ने संदेश दिया कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। इसी कड़ी में नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी भारतीय दूतावास ने योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योग सत्र में भाग लिया। इससे पहले नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक भी की थी। उधर हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में लोगों में उत्साह है।
21 जून को प्रदेश भर में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। योग दिवस को लेकर प्रदेश में कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं और छात्र, बच्चे, पुरुष, महिलाएं और पुलिसकर्मियों सहित आमजन योग का अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना मुद्दे के बारे में कांग्रेस पर सरकार की स्थिति के बारे में लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने जनगणना कराने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कम से कम तकनीकी पहलू पर संवैधानिक और कानूनी प्रारूप को समझना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जातिगत जनगणना करवाना केंद्र सरकार के अधिकार में है, राज्य सरकार के नहीं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपना और अपने स्टाफ का आभा कार्ड बनवाया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य एक सहज और अंतर संचालन योग्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को डिजिटल बनाना है। मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपने आभा आईडी से लिंक कर सकता है। हरियाणा सरकार आभा आईडी बनाने की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस अवसर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संयुक्त निदेशक कैलाश सोनी ने बताया कि हरियाणा में अब तक 1,63,00,000 से अधिक आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। CHC मुलाना को आभा कार्ड धारकों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है, जो पूरी तरह कार्यात्मक है। यहाँ मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इलाज करा सकते हैं और पंजीकरण के लिए लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही यह योजना राज्य के सभी 22 जिलों में प्रति स्वास्थ्य संस्थान 2 स्वास्थ्य केंद्रों यानी कुल 44 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में ये एक नई और परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की। इस संबंध में सभी जिलों और संबंधित विभागों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह विशेष स्वास्थ्य अभियान 15 जून से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाना है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 23 लाख बच्चों को ORS और जिंक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बच्चों की देखभाल करने वालों में दस्त की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित सकारात्मक व्यवहार में बदलाव लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों, सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील समुदायों पर केंद्रित रहेगा। अभियान के दौरान ORS और जिंक की घर घर जाकर वितरण व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर की स्वास्थ्य इकाइयों से लेकर सिविल अस्पतालों तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ORS जिंक काउंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सदस्यों से अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क करने से बचने और निशुल्क व सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक EPFO पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि EPFO ने अपने सभी हितधारकों के लिए अपनी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। EPFO के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में EPF शिकायत प्रबंधन प्रणाली में कुल 16 लाख से अधिक शिकायतें और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में 1,74,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 98% शिकायतों का समय सीमा में निवारण किया गया। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने बताया कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित 4 राज्यों में फैली हुई है और 1.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और जंगल सफारी का दायित्व सौंपा है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के दौर में पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चिंता बन गया है।
प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होकर ही हम पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकते हैं। आज कई युवा स्टार्टअप्स और निजी संस्थाएं भी वन्य जीव संरक्षण में भागीदारी कर रही हैं, जो सरकारी प्रयासों को मजबूत बना रही है। मंत्री ने कहा कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से स्वदेशी प्रजातियों का वन रोपण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता को संरक्षित किया जाएगा। इससे न केवल हरियाणा के पर्यावरण को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को वन मित्र के रूप में तथा हरित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आतंकी फंडिंग पर नज़र रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि ये मामला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। AFTF ने कहा है कि इस प्रकार के हमलों के पीछे एक गहरा और संगठित वित्तीय नेटवर्क होता है, जो पैसों के दम पर दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है। FATF ने साफ कहा है कि अगर आतंकियों तक पैसे ना पहुंचें तो उनकी नापाक योजनाएं भी दम तोड़ देंगी। AFTF ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की ज़रूरत पर भी जोर दिया। AFTF की सख्त चेतावनी भारत के लिए एक नैतिक समर्थन भी है और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक परोक्ष संदेश भी है कि अगर आतंकवाद को फंडिंग में रोकने में लापरवाही बरती गई तो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ना तय है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव IRD में व्यापार नियमों को अपडेट करने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। बैंक कंपनियां और निवेशक इन वित्तीय अनुबंधों को ब्याज दर में बदलाव से जुड़े जोखिम संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नए मसौदा नियम ओवर द काउंटर और शेयर बाजार कारोबार दोनों के ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई तक लोगों और शेयर कारोबारियों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय और अप्रवासी विदेशी नागरिक इन बाजारों में हिस्सा ले सकेंगे। रिजर्व बैंक ने पिछली बार 2019 में ऐसे नियम जारी किए थे। हरियाणा के आज कई ज़िलों में बारिश हुई। इनमें रोहतक, पंचकुला, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, गुरुग्राम, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, नूंह और कैथल शामिल हैं। वहीं झज्जर में तेज़ बारिश के साथ आसमानी बिजली एक घर की पूरी बिजली पर लाइन पर चल गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके कारण 19 जून तक हरियाणा का मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। वहीं सोमवार को हिसार के नारनौंद में भी तेज़ बारिश हुई थी। यहां पानी भरने के बाद एक लोहे के पोल में करंट आने से वकील के पास काम करने वाले 28 वर्षीय मंजीत की मौत हो गई थी। कल सिरसा और फतेहाबाद में बारिश की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिनों में मानसून की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो जाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।